जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एलेक्स राव पर। बच्चों, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग अध्याय स्टार्ट किए हैं दूसरा, जिसका नाम है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। हम लोगों ने अभी तक जो है केवल 2 लेक्चर पूरा कर चुके हैं और आज का जो लेक्चर होगा वो तीसरा होगा। और उन बच्चों से रिक्वेस्ट होएगा जो अभी जस्ट जो है तीसरा लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हैं, तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जा करके वो 2 लेक्चर देखें, तब जा करके उन जो है तीसरा लेक्चर देखेंगे, तब अच्छे से समझ में आप लोगों को आने वाला है, ये तो समझ में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन को हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग जो है कल का लेक्चर जो था, कल के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, उन टॉपिक को सबसे पहले जल्दी जल्दी करके हम लोग रिवाइज करते हैं। और रिवाइज करने के बाद जो है बच्चा आज भी बिंदास तरीके से और एक जोश के साथ इस लेक्चर को भी हम लोग पूरा करेंगे। तो आप मेरे साथ बिल्कुल बिंदास तरीके से बैठे रहिएगा। और मैं रोज डेली बोलता हूं कि आप जो है पेन और कॉपी जरूर लेके बैठिएगा। बिना पेन कॉपी के लेके बैठेंगे कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग जो है कल का लेक्चर क्या था उसको जल्दी से हम रिवाइज करते हैं आज के डेट में। ठीक है, कल वाला टॉपिक जो है रिवाइज करेंगे, मात्र कुछ समय के लिए रिवाइज करते हैं, जल्दी से दिमाग में फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बच्चा पढ़ा था कल के डेट में पुंकेसर के बारे में पढ़े थे। ठीक है, पुंकेसर को दूसरा नाम होता है लघु बीजाणु पर्ण, याद है ना, पुंकेसर का दूसरा नाम होता है लघु बीजाणु पर्ण। और जो पुंकेसर होता है वह 2 चीजों से बना होता है, परागकोश और पुतंतु। इन दोनों से मिलकर जो है पुंकेसर बना होता है। और पुंकेसर का जो मेन भाग देखोगे तो पुंकेसर का मेन भाग क्या था बच्चा, परागकोश था। जब परागकोश के बारे में हम लोग पढ़े थे तो याद करो, परागकोश को जब देखा गया था तो परागकोश 2 पारी में, कितने पारी में, 2 पारी में, ना ही बच्चा 2 पारी में नहीं, 2 पाली में विभाजित था परागकोश। परागकोश जो था जब देखा गया तो 2 पाली में विभाजित था। जब क्या किया गया था कि जब उन परागकोश को ऐसे अनुप्रस्थ काटा गया, जब ऐसे अनुप्रस्थ काटा गया तो उनके अंदर जो है, उनके परागकोश के अंदर जो है 4 किनारे दिखाई दिए थे। उन 4 किनारों को बोला गया था लघु बीजाणु धामिन। लघु बीजाणु धामिन था? नहीं बच्चा, लघु बीजाणु धामिन नहीं था, लघु बीजाणु धानी था। ठीक है, कितने थे कहोगे सर? 4 थे, याद है ना, 4 पराग कोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानी था। और जब उन लघु बीजाणु धानी को जब बाहर निकाल के जब अध्ययन किया गया तो देखा गया कि उसके ऊपर जो है एक लेयर मिल रही थी जिसका नाम था वाह्य त्वचा, जिससे हम लोग इंग्लिश में बोले थे एपिडर्मिस। फिर क्या हुआ था बच्चा, इन प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर जो है बहुत सारी कोशिकाएं पाई जा रही थी। उन कोशिका को बोला गया था अधोस्तरीय कोशिका। क्या बोला गया? प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर जो है बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, उन कोशिका को बोला जाता है अधोस्तरीय कोशिका। अब क्या हुआ था, उन अधोस्तरीय कोशिका में से एक कोशिका ने आकार में भुद्दा हो गया था। भुद्दा का मतलब बड़ा हो गया था। उनमें से एक कोशिका जो है आकार में बड़ी हो गई थी। और जब बड़ी हो गई आकार में बच्चा तो उसका नाम था पसरगोइल कोशिका। पसरगोइल कोशिका था? नहीं बच्चा, पसरगोइल कोशिका नहीं था, प्रप्रसु कोशिका था। क्या था? जो आकार में वृद्धि कर ली थी उसका नाम था प्रप्रसु कोशिका था। अब क्या हुआ था बच्चा, जो बड़ी हो गई जिसका नाम अभी मैंने बताया प्रप्रसु कोशिका, उन प्रप्रसु कोशिका में क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। और विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है, 1 से 2 कोशिका का निर्माण होता है। अब वही पे प्रप्रसु कोशिका में सेम विभाजन हुआ और 1 से 2 कोशिका बना। और 1 से जब 2 कोशिका बना तो एक थी किनारे की तरफ कोशिका और एक थी
अंदर की तरफ कोशिका, तो किनारे वाली कोशिका को हम कल बोले थे, याद करो, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और अंदर वाली कोशिका को बोला गया था प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। याद है? अब हमने आगे जस्ट क्या पढ़ा था कि जो किनारे वाली जो कोशिका है जिसका नाम था प्राथमिक भित्तीय कोशिका, उन्होंने क्या किया था बच्चा, उन्होंने भी लगातार विभाजन करके 3 आवरण का निर्माण किया था। और 3 आवरण कौन कौन से बच्चा, कौन कौन थे बच्चा? पहला था अंतस्थिसियम, दूसरा था मध्य परत, और तीसरा था बच्चा टेपेटम था। और इनमें से हमने बताया था कि जो मध्य परत होती है बच्चा वो 1 से 3 होती है, मैं ये बताया था। फिर अंदर कोशिका कौन बच गई? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। फिर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका ने क्या किया, इन्होंने भी बहुत सारी कोशिका, इन्होंने भी विभाजन किया, और इन्होंने भी विभाजन करके बहुत सारी कोशिका का समूह बना दिया। और जब कोशिका का समूह बना बच्चा, तब मैं उसको बोला था, याद करो, बीजाणुजन ऊतक बोला था। क्या बोला था? बीजाणुजन ऊतक बोला गया था। अब क्या हुआ, अब उन बीजाणुजन ऊतक में से, उन बीजाणुजन ऊतक में से कुछ कोशिकाएं, सभी कोशिकाएं नहीं बच्चा, उन बीजाणुजन ऊतक में से कुछ कोशिकाएं ने आकार में भुद्दा हो गया, बड़ा हो गया। और जब कोशिकाएं आकार में बड़ी हो गई बच्चा, तो उनको बोला गया था, याद करो, पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका। बताया था ना, यानी उसमें जो बीजाणुजन ऊतक जो था, बीजाणुजन ऊतक में से कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो गई, जिसका नाम बस बदला गया था बच्चा, उस नाम था पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका बोला गया था। और ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका बच्चा बताया गया था कैसी होती है, द्विगुणित होती है। ठीक है, बताया गया था ना। और क्या बताया गया था, ये पराग मातृ कोशिका, लघु बीजाणु जो मातृ कोशिका है, ये आपस में जुड़े हुए थे एक संरचना के द्वारा, जिसका नाम था प्लाज्मोडेस्माटा, जिसे हिंदी बोलते हैं जीव द्रव्य तंतु। यानी जो पराग मातृ कोशिकाएं थी वो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़े थे, जिसके कारण इस पहली कोशिका का जीव द्रव्य दूसरे कोशिका के अंदर जा रहा था, और दूसरे कोशिका का जीव द्रव्य पहले कोशिका के अंदर आ रहा था। यानी कोशिकाओं का जीव द्रव्य आपस में आदान प्रदान हो रहा था। तो इन कोशिका ने क्या किया, अपने जीव द्रव्य को आदान प्रदान होने से रोकने के लिए इन कोशिकाओं ने, किन कोशिकाओं ने, पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं ने अपने ऊपर एक आवरण का निर्माण कर दिया, और उस आवरण का नाम था कैलोज। यानी कैलोज का आवरण, कैलोज आवरण का निर्माण जैसे ही हो जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा टूट जाते हैं। याद है ना, इतनी सारी बातें हमने जो है कल के डेट में हमने बता चुका था। आई होप इतनी सी बातें जो है आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, आज जो है हम स्टार्ट करेंगे क्या, लघु बीजाणु जनन, स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। कल का लेक्चर हमने रिवाइज कर दिया, अब ये ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्या आपको ये पता है बच्चा, जिसे हमने बताया पर लघु बीजाणु मातृ कोशिका या इसका दूसरा नाम है पराग मातृ कोशिका, पराग मातृ कोशिका। इन कोशिका को याद है ना संरचना कैसी थी, तो ये जो कोशिका थी कुछ इस प्रकार से थी। देखो, द्विगुणित थी, है ना, बता चुके थे। और ये थी आपकी इसके ऊपर कोशिका, और ये था आपका कैलोज की लेयर। किसकी लेयर है बच्चा, ये है कैलोज की लेयर है। ठीक है, इतनी सी बातें जो बच्चा किया है, ये है पराग मातृ कोशिका और या लघु बीजाणु मातृ कोशिका, और इसके ऊपर का जो लेयर है
कैलोज लेयर है ये वाला, ठीक है। ये सिंपल सी बातें आप जो है कल के डेट में जान चुके हैं, ठीक है। ये संरचना कल वाला भूल मत जाना। अब कल का ये जो संरचना मैंने बनाया हूँ सेम वही है। क्या आपको याद है? ऐसा ही था ना बच्चा, ऐसा ही था ना, तो याद रख लीजिएगा ऐसा ही था। अब इनमें क्या होता है बच्चा, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। इनमें क्या होता है, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। इनमें जो है यानी ये कौन सा है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका या पराग मातृ कोशिका है जो द्विगुणित होती है। इन कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। मैंने क्या बोला? इन कोशिका में होता है अर्धसूत्री अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के दौरान क्या होता है कि यहां से एक से दो कोशिका का निर्माण होती है जो अगुणित होती है। कैसी होती है? अगुणित होती है। यानी यहाँ पे जैसे ही विभाजन होता है बच्चा लोग ना, तो यहाँ से द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका बनती है जो दो होती है, यानी एक से दो बना। और इसके ऊपर का जो लेयर है क्या है? इसके ऊपर का लेयर है, आपको देख सकती हो, ये है कैलोज। क्या है? ये है आपका कैलोज है, ठीक है। कैलोज स्तर है। अब यहाँ पे समझ में आ गया होंगे। मैंने सिंपल सी बात ये बोला बच्चा लोग कि क्या ये संरचना आपको याद है कल वाला जिसका नामवा था लघु बीजाणु मातृ कोशिका या पराग मातृ कोशिका। इन पराग मातृ कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है जिसके दौरान एक से दो अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। यह रही दो कोशिका और इसके ऊपर जो है कैलोज की स्तर है, ठीक है। अब फिर पुनः क्या होता है? फिर से इन दोनों कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है, यानी द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप क्या होता है? दो कोशिका से चार कोशिका बनती है, दो से चार अगुणित कोशिका बनती है। तो एक, दो, ये हो गया तीन, ये हो गया बच्चा चार। चार अगुणित कोशिका बनती है और इसके ऊपर का जो लेयर तो वो सेम ही रहेगा बच्चा। ये है कैलोज की लेयर, ठीक है। ये है कैलोज की लेयर, ठीक है। सिंपल सा, यानी कुछ इस प्रकार से जो है निर्माण होता है। और जब चार कोशिका का निर्माण हो जाता है, चार ही कोशिका है ना बच्चा, गिन लो, एक गो, दो गो, तीन गो है, चार कोशिका का जब निर्माण हो जाता है तो इनको बोला जाता है, इसको बोला जाता है बच्चा लोग, इसे बोला जाता है लघु, ठीक है। इसे बोला जाता है लघु बीजाणु चतुष्क। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क बोला जाता है, या इसको एक और नाम से जानते हैं पराग चतुष्क। सिंपल सा। अब कहोगे सर चतुष्क क्यों बोला? क्योंकि बच्चा ये चार है, ये चतुष्क वर्ड जो है कहाँ से आया? इन चार कोशिकाओं से आया है। तो चार कोशिकाओं से चतुष्क हो गया, तो इनको सिंपल से बात बताओ, क्या इसे हम लोग लघु बीजाणु चतुष्क या पराग चतुष्क नहीं बोल सकते? क्या जरूर बोल सकते हैं। इतनी सी बातें जो है आपको, इतनी सी सिंपल सी कहानी जो है आपको दिमाग में फिट करनी है। और कोई मैं बहुत बड़ा जो टॉपिक मैंने नहीं बताया कि आपको वो दिमाग में टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। सिंपल सा था लघु बीजाणु जनन। इसका मीनिंग समझो, यानी किसी चीज का निर्माण होएगा। किसका निर्माण होएगा? जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी चीज का निर्माण होएगा। और किसका निर्माण होएगा बच्चा? लघु बीजाणु का। तो देखो तो लघु बीजाणु का निर्माण हो गया, सिंपल सा, ठीक है। अब कहोगे सर लिखे कैसे? ठीक है, कैसे लिखेंगे? तो लिखोगे लघु बीजाणु जन्म में कैसे लिखोगे कि ये थी क्या? ये थी लघु बीजाणु मातृकोशिका, ये थी पराग मातृकोशिका। कैसे लिखोगे? प्रत्येक
प्रत्येक प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिका या पराग मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के दौरान दो अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, फिर सुनिएगा। प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिका या पराग मातृ कोशिका में अर्धसूत्री प्रथम विभाजन के दौरान एक से दो अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। फिर इन दोनों कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के दौरान 2 से 4 कोशिका का निर्माण होता है और इन 4 कोशिका का जब निर्माण हो जाता है तो उसे लघु बीजाणु चतुष्क या पराग चतुष्क कहा जाता है। इन सभी प्रक्रिया को यानी इन प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। सिंपल सा बच्चा, ये टॉपिक आपको मीनिंग समझ में नहीं आया ना? ठीक है, अच्छा से मैंने बताया, फिर से रिवाइज करिए। फिर से रिवाइज करूंगा मैं इस टॉपिक को, ये हर बच्चे के दिमाग में टॉपिक जो है फिट हो जाए कि लघु बीजाणु जो है जनन बीमारी का है। तो मैंने बताया जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो है लघु बीजाणु जनन का निर्माण होएगा। तो सिंपल सा मैंने बताया कि लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होएगा। तो बच्चा ये बताओ, ये कौन सी कोशिका है? ये है पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका। फिर सुना, प्रत्येक पराग मातृ कोशिका में या लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के दौरान 1 से 2 कोशिका का निर्माण होता है। 1 से 2 अगुणित कोशिका का निर्माण होता है और फिर इन दोनों अगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के दौरान 2 से 4 अगुणित कोशिका का निर्माण होता है, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क या पराग चतुष्क कहा जाता है। इस प्रक्रिया को यानी लघु बीजाणु चतुष्क बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। आई होप इतनी सी बातें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये सारी चीजें जो है किसके अंदर हो रही है बच्चा? ये सभी चीजें किसके अंदर हो रही है? भूल गए ना, लघु बीजाणु धानी के अंदर हो रही है। ये था आपका, याद करो, ये था लघु बीजाणु धानी। ऐसे 4 होती है, मैं एक ही लेके चल रहा हूं अभी तक। ठीक है, 4 होती है। तो ये था इसके ऊपर का जो लेयर जिसे मैंने बोला हुआ है त्वचा, हुआ है त्वचा। इसके अंदर की जो लेयर थी बच्चा, उसका नाम था अंथस्थीसियम। और इसकी जस्ट अंदर का जो लेयर था वह था आपका मध्य परत। और जस्ट इसके अंदर का जो लेयर था बच्चा लोग, उससे बोला गया था टेपिटम। ठीक है, इससे बोला गया था टेपिटम। और क्या हुआ इसके अंदर, इसी के अंदर ये सारी प्रक्रिया हो रही है, यानी इसके अंदर क्या बन गया? ये बन गया लघु बीजाणु चतुष्क बन चुका है। तो ये बन गया लघु बीजाणु चतुष्क। ये है लघु बीजाणु चतुष्क, जिसके ऊपर जो है एक कैलोज का लेयर है। ये है कैलोज। कौशल एक होएगा क्या? नहीं बच्चा, ऐसे तो बहुत सारे होंगे ना, ऐसे तो बहुत सारे होंगे, एक थोड़ी होएगा। ये है आपका कैलोज का लेयर। ठीक है, ये है कोशिका, ये है कोशिका, ऐसे बहुत सारी कोशिका है। तो बच्चा मैं बहुत सारी कोशिका नहीं बनाऊंगा, मैं केवल जो है 2-4 बना के समझा देता हूँ कि इसके अंदर ऐसे निर्माण हो चुका है। ठीक है, ऐसे बहुत बनाने लगूंगा बच्चा ना, तो मैं बनाने में ही टाइम लग जाएगा और समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है,
तो सिंपल सा ये मैं 4 बना रहा हूँ। तो 4 बनाने से बच्चे ये मत समझना कि यहाँ पे 4 ही होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे ये कोशिका कौन सी है, याद करो, ये है बच्चा, इसका नाम दिया गया है लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक है, चतुष्क या पराग चतुष्क, पराग चतुष्क कहा जाता है। ये सिंपल सी बातें आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब जो बच्चा जो है यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, तो अब हमें पढ़ना है इन सभी भित्तियों के कार्य, यानी वाह त्वचा के कार्य पढ़ना है कि यह वाह त्वचा क्या कर रही है, ये जो लेयर जो है इसका क्या कार्य है, यानी अंतस्थिशियम ये किसकी जो लेयर है, ये अंतस्थिशियम, मध्य परत और टेपिटम ये किसकी लेयर है, याद करो कौन बनाया था इसको, तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका ने बताया था। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका की जो परत है यानी अंतस्थिशियम, मध्य परत और टेपिटम, इन तीनों का कार्य क्या है, इन तीनों के कार्य के बारे में बच्चा हमें अब पढ़ना है। ठीक है, पहले इसको जल्दी से हम हटा लेते हैं। बच्चा लोग इन भित्तियों को पढ़ने से पहले एक बिंदु और छूट गया है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक बात बताओ बच्चा, इनके अंदर यानी इसके अंदर क्या बन चुका है, लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक है, यानी पराग चतुष्क का इसके अंदर निर्माण हो चुका है लघु बीजाणु धानी के अंदर। एक बात आप जो है नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा बिंदु है, नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि जैसे ही लघु बीजाणु धानी के अंदर, क्या बोलते आ रहे हैं इसको, लघु बीजाणु धानी बोलते आ रहे हैं, पहले ही लेक्चर से आते आ रहे हैं बोलते हैं। ठीक है, तो इसे बोला जा रहा है लघु बीजाणु धानी, और लघु बीजाणु धानी के अंदर जैसे ही लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हो जाता है, तो लघु बीजाणु धानी का नाम बदल कर रख दिया जाता है पराग पुट्टी। यानी सिंपल सा मैंने ये बताया कि जो अभी तक लघु बीजाणु धानी है बच्चा, जो मैं अभी तक बोलते आ रहे हैं, और इनके अंदर जैसे ही इसका निर्माण हो जाता है, इनका निर्माण हो जाता है, इनका निर्माण मतलब कि लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हो जाता है, तो लघु बीजाणु धानी का बस नाम बदल दिया जाता है। तो इसका नाम बदल कर रख दिया जाता है पराग पुट्टी। क्या बोलते हैं, अब पराग पुट्टी बोला जाता है, पोलेन सेक बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पोलेन सेक। ये नोट पॉइंट बना के जरूर अपने नोटबुक में लिखिएगा। मैंने क्या बताया, नोट में क्या लिखना है, जैसे ही लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु चतुष्क या पराग चतुष्क का निर्माण हो जाता है, तो लघु बीजाणु धानी का नाम बदल कर पराग पुट्टी रख दिया जाता है। यही बिंदु आपको लिखना है बच्चा। ठीक है, अब जो है सिंपल सा जो है बच्चा, ये वाह त्वचा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वाह त्वचा क्या है, इस तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो वाह त्वचा होता है, यह वाह त्वचा है। ठीक है, इसको हम सभी चीज को लिखेंगे बच्चा, टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो एक काम करिएगा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्या क्या लिखता है, वो सभी चीजें जो है आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये वाह त्वचा जो है यह लघु बीजाणु यानी यह आप लघु बीजाणु धानी नहीं बोलेंगे, यह पराग पुट्टी का है ना, यह पराग पुट्टी का, यानी ये भी बोल सकते हो क्योंकि पहले से ही पाया जा रहा है। ठीक है, लघु बीजाणु धानी का सबसे बाहरी परत होती है, जो बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। मैंने क्या बोला
कि ये जो वाह त्वचा होती है, यह जो वाह त्वचा होती है, यह लघु बीजाणुधानी के सबसे बाहरी परत होती है, जो बाहरी वातावरण से लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करता है। याद इसमें रख लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जो है ये परत जो है, पहला बच्चा, पहला, दूसरा और तीसरा, इस किसकी परत है, किसने निर्माण किया था? तो आपको याद होएगा प्राथमिक भित्तीय कोशिका ने निर्माण किया था। तो ये जो कोशिका है, सॉरी, ये जो परत है एंथोस्थीसियम, ये क्या करती है बच्चा? तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये जो कोशिका होती है, यानी ये जो परत होती है बच्चा लोग, ठीक है, ये जो परत होती है, ये वाली परत जो होती है एंथोस्थीसियम, ये जो है पराग कोश जो था, ऐसे है ना, ऐसे जो पराग कोश था, ऐसे, ठीक है, ये पराग कोश जब परिपक्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाएंगे ये पराग कोश, तो इस पराग कोश को फटने में, यानी स्फुटन होने में सहायता प्रदान करता है कौन? एंथोस्थीसियम। भूल मत जाना। क्या मैंने बोला? ये बोला कि जो एंथोस्थीसियम जो होता है, जो एंथोस्थीसियम की जो परत होती है, यह पराग कोश को, यानी ये जो पराग कोश था, इसके अंदर ही तो सभी लेयर थे, पराग कोश को स्फुटन में सहायता प्रदान करता है। ये मेन बिंदु है। तो पूरा अच्छा सा लिखेंगे, ये हेडिंग हो जाएगा एंथोस्थीसियम। लिखोगे कि यह वाह त्वचा के ठीक नीचे की परत होती है। देख सकते हो, सिंपल सा, यह वाह त्वचा के ठीक नीचे की परत होती है और इसकी एक स्तर होती है। कितनी होती है? इसकी एक स्तर होती है और यह पराग कोश को स्फुटन में सहायता प्रदान करती है। इतनी सारी बातें आप लोग लिख लेना है। फिर जो है यहाँ पे एक इसके ठीक नीचे जो है क्या है? मध्य परत। तो क्या लिखोगे कि मध्य परत जो होती है, यह एंथोस्थीसियम के ठीक नीचे की परत होती है। मैंने क्या बोला? मध्य परत में कि यह एंथोस्थीसियम के ठीक नीचे की परत होती है और इसकी 1 से 3 परतें पाई जाती है और यह पराग कणों को, किसको? यह पराग कण को, यानी ये बदलेगा पराग कण में, बताएंगे। यह पराग कण को, कौन पराग कण को? मध्य परत। यह पराग कण को जो है थोड़ा बहुत पोषण देने का भी कार्य करता है। भूल मत जाना। और साथ ही साथ स्फुटन में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक है। अब जो है मुख्य बिंदु जो है क्या है? टेपिटम जो है। अब क्या है? पढ़ेंगे टेपिटम। तो याद रखिएगा, टेपिटम को मैं पहले ही बता चुका था कि यह जो होती है, यह मध्य परत के ठीक नीचे की परत होती है और टेपिटम बहुकेंद्रकीय होता है। कैसा होता है? बहुकेंद्रकीय होता है, जो पराग कणों को पोषण देने का कार्य करता है। यानी टेपिटम भी जो है ना, पराग कणों को क्या कर रही है बच्चा? पराग कणों को यह भी पोषण देने का कार्य करती है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। मैंने क्या बताया? मैं मुख्य बिंदु बताने से पहले, इस टेपिटम का मुख्य बिंदु बताने से पहले इन सभी को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि वो बच्चा जो है, हर बच्चा जो है दिमाग में हर टॉपिक जो है अच्छे तरीके से फिट हो जाए। तो मैं फिर से रिवाइज करूंगा। देखो ध्यान से, बच्चा हेडिंग है पहला लिखना, वाह त्वचा। यह लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत होती है जो बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। अब लिखोगे एंथोस्थीसियम, यानी इसे बोलते हैं एंड्रोथीसियम बोलते हैं। तो क्या लिखोगे? यह वाह त्वचा के ठीक नीचे की परत होती है। यह इसकी एक परत होती है और यह पराग
परागकोश को स्फुटन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, सिंपल सा। मध्य परत में क्या लिखोगे बच्चा? मध्य परत जो होता है यह अंतःस्थिशियम के ठीक नीचे की परत होती है और इसकी 1 से 3 परतें पाई जाती है और यह पराग कणों को, जो इसके अंदर पराग कण का निर्माण होने वाला है, जो मैं बनाने वाला हूं, यह पराग कण को थोड़ा बहुत पोषण देने का भी कार्य करता है और साथ साथ ये स्फुटन में भी सहायता प्रदान करता है। ये आपको बिंदु में लिखना है। फिर जो है बच्चा, ये टेपिटम में क्या लिखना है? टेपिटम में ये लिखना है कि यह बहुकेंद्रकी होता है। कैसा होता है? बहुकेंद्रकी होता है। यह बात मैं पहले से भी बता चुका हूं कि टेपिटम जो होता है बहुकेंद्रकी होता है और यह पराग कण को, है ना, जो पराग कण इसके अंदर बनेंगे बच्चा, उन पराग कणों को विकास करने के लिए पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको विकास करने के लिए पोषण चाहिए ना, तो उन पराग कणों जिसके अंदर निर्माण होएगा, उन पराग कणों को टेपिटम जो है पोषण देने का कार्य करता है। भूल मत जाना। मेन जो पॉइंट है यहाँ पे, मेन पॉइंट जो है इसका हम लिख देते हैं, मेन पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। टेपिटम का जो मेन पॉइंट है लिख देते हैं टेपिटम। ठीक है, टेपिटम जिससे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेपिटम। ध्यान दीजिए यहाँ पे, टेपिटम क्या होता है बच्चा? 2 बिंदु पता है ना, बहुकेंद्रकी होता है और पराग कण को पोषण देने का कार्य करता है। ये 2 बिंदु। मेन बिंदु जो है, याद रखिएगा, मेन बिंदु स्टार बना के लिख दीजिएगा। मेन बिंदु इसका कि टेपिटम जो है, टेपिटम पराग कोश स्फुटन से पहले पराग कोश, टेपिटम जो है पराग कोश के स्फुटन से पहले कैलेज एंजाइम का स्त्राव करती है, जिससे कैलेज एंजाइम कैलोज की भित्ति को, ये है आपका कैलोज। ठीक है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये है आपका कैलोज, जो लेयर ऊपर बताया गया है, ये है कैलोज। ठीक है, यही था। कैलोज की भित्ति को नष्ट कर देती है, जिससे लघु बीजाणु, है ना, ये कौन था? लघु बीजाणु अगर एक साथ मिल रहे थे चतुष्क बोलेंगे, और एक साथ नहीं मिलेंगे तो मुक्त रूप में पाए जाएंगे। जिससे लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं, सिंपल सी बात है बच्चा। मैंने यहां पे बहुत ही सिंपल सा तीसरा पॉइंट में लिखा हूं, इस पॉइंट को आप गौर से समझ लीजिएगा। मैंने क्या बोला कि ये जो है ना, टेपिटम की जो लेयर थी ना, इन्होंने जो है पराग कोश को, यानी इसे पराग कोश था, ये बता देता हूं, ये पराग कोश, ये है पराग कोश। पराग कोश के फटने से पहले, स्फुटन से पहले, फटने से
पहले, स्फुटन से पहले इस टेपिटम ने क्या करता है, एक एंजाइम का स्त्राव करता है जिसका नाम है कैलेज। बच्चा ये है कैलोज और ये है कैलेज, ये है कैलोज और ये है कैलेज, कंफ्यूज मत हो जाना। तो इस टेपिटम ने एक एंजाइम का स्त्राव किया जिसका नामवा है कैलेज, और जैसे ये एंजाइम कैलेज एंजाइम क्या करता है, कैलोज की भित्ति को नष्ट कर देता है, यानी इस भित्तिया को नष्ट कर देगा। कौन सी भित्ति को, कैलोज भित्ति को नष्ट कर देता है, जिससे लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। बच्चा तो ये रहा आपका फिगर, ये है आपका फिगर जिसे मैंने बोला एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इसके अंदर के जो लेयर है, ठीक है, एंडोथीसियम, इसके अंदर की एक और परत बच्चा जिसका नाम है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, और बच्चा इसके अंदर एक और परत है जिसका नाम है आपका, जानते हैं अच्छी तरीके से, टेपिटम। और सोचो बच्चा कि कैलेज ने अगर इस भित्ति को नष्ट कर देगी ऐसे ऐसे ऐसे, कैलोज की भित्ति को अगर नष्ट कर देगी तो सोच समझ के बताना, सोच समझ के जवाब देना, क्या ये जो लघु बीजाणु है वो मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जरूर फ्री हो जाएंगे। यानी अब ये जो है इस रूप में मिलने लगेंगे, ये इस रूप में मिलने लगेंगे, इस रूप में। कोई दिक्कत? इस रूप में मिलेंगे, फ्री हो गए हैं ये, इसे बोला गया है यानी लघु बीजाणु। क्या बच्चा ये लघु बीजाणु चतुष्क है कि मुक्त रूप में है? नहीं, चतुष्क रूप में नहीं है। कहो सर ये मुक्त रूप में है। कैसे है? मुक्त है, यानी फ्री हो गए हैं। लघु बीजाणु मुक्त रूप में है, ठीक है, मुक्त रूप में ऐसे परिस्थिति देखने को मिलती है फटने से पहले, ठीक है। आपके एनसीईआरटी की बुक में बहुत ही बिंदास तरीके से इसको फिगर दिया गया होगा, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये है लघु बीजाणु, ये कोशिका, ये लघु बीजाणु कोशिका, ये सभी लघु बीजाणु कोशिका, यानी बहुत सारी कोशिकाएं देखने को आपको मिल रही है। अब क्या होने वाला है कहानी में, ध्यान से इंटरेस्ट से समझते जाइएगा। इस टॉपिक, इस भाग को हटा रहे हैं। बच्चा एक बात बताओ, इस भाग को क्या बोलेंगे? जो ऐसे लघु बीजाणु धानी बोलेंगे कि परागपुट्टी बोलेंगे? पराग पुट्टी बोलेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जैसे ही लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हो जाता है तब लघु बीजाणु धानी को नाम बदल दिया जाता है, जिसका नाम रखते हैं पराग पुट्टी। तो अब इसे हम लोग बोलेंगे पराग पुट्टी। क्या है? ये है पराग पुट्टी, ठीक है। समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। अब इसको हटा देते हैं, इसको, ठीक है। आगे की जो है बात जो है बच्चा, आगे कहानी हम लोग समझने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये है लघु बीजाणु, ठीक है। इसको मैं बना रहा हूं यहाँ पे साइड में, ठीक है। यहाँ पे लघु बीजाणु, लघु बीजाणु कैसी है देख सकते हो बच्चा, ये ऐसी है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ये आपकी रही, ये आपकी कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली। बच्चा इसको हम थोड़ा सही बनाते हैं, सही तरीके से। ये रहा कोशिका झिल्ली, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसके ऊपर जो है कोशिका भित्ति है, ये वाला। क्या बच्चा? ये है आपका कोशिका भित्ति। जो ऊपर का जो लेयर है ये है कोशिका
भित्ति, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल वाल। क्या बोलते हैं? सेल वाल। अब कहोगे सर इस पे कोशिका भित्ति क्यों बना दिए? क्योंकि बच्चा ये जो है पादप की कोशिका है, और पादप की कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाए जाते हैं, और इसके अंदर भी तो केंद्रक हो गया और जीवद्रव्य भी होंगे। ठीक है, जीवद्रव्य होंगे, सारी चीजें। अब ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये क्या है? लघु बीजाणु। क्या है? लघु बीजाणु। ठीक है, भूल मत जाना। अब क्या होता है, आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे तरह दिया होगा। ठीक है, उसी तरह से हम बताते जा रहे हैं। इन लघु बीजाणु में क्या होता है? इन लघु बीजाणु में विभाजन होता है। उस विभाजन को बताने से पहले बच्चा आपको बताएंगे हम कि विभाजन होता कैसे है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करें। पर एक टॉपिक यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे इस भाग को। जैसे मान लो कि ये कोशिका है। क्या है? ये कोशिका है, ये केंद्रक है। ठीक है, ये केंद्रक है। ठीक है, ये केंद्रक है। एक कोशिका है बच्चा है कि दो कोशिका है? कहोगे सर एगो कोशिका है। इन कोशिका में जो विभाजन होता है, तो विभाजन जो है सबसे पहले विभाजन की प्रक्रिया जो है बच्चा, ठीक है, सबसे पहले विभाजन की प्रक्रिया हो जो बच्चा सबसे पहले होती है, विभाजन की प्रक्रिया जो है होता है केंद्रक का विभाजन होता है। किसका होता है? केंद्रक का विभाजन। पहले किसका विभाजन होता है? केंद्रक का विभाजन होता है सबसे पहले। ये मैं विभाजन का एक तरीका बता रहा हूं, जो भूल मत जाना। ठीक है, ये है कोशिका। सबसे पहले किसका विभाजन होएगा? केंद्रक का। तो केंद्रक का विभाजन होएगा बच्चा, तो एक केंद्रक है, एक केंद्रक से पहले कितना केंद्रक बनेगा? दो केंद्रक बनेगा। कितना केंद्रक बनेगा? दो केंद्रक बनेगा। ठीक है, अब जैसे ही केंद्र का विभाजन हो जाता है, तो केंद्रक के विभाजन होने के बाद तब जाकर के बच्चा जो है आपका कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, किसका विभाजन होता है? कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन होएगा, तो यहाँ से ये जो कोशिका ऐसे 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 विभाजन हो जाएगी, तो ये आपकी कोशिका एक अलग हो जाएगी, और ये कोशिका आपकी अलग हो जाएगी। यानी विभाजन के बाद जो है, विभाजन के बाद जो बच्चा यहाँ पे दो कोशिका बनती हुई दिखाई दे रही कि नहीं दे रही है? कहोगे सर यस सर, दिखाई हमें अच्छे तरीके से दे रही है। तो दिमाग लगाना, किसी भी कोशिका में विभाजन होता है बच्चा, तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। जैसे एक से दो केंद्रक बनना, और दो केंद्रक के बनने के बाद जो है कोशिका का विभाजन होता है। यही प्रक्रिया इनके साथ होता है। किनके साथ होता है बच्चों? लघु बीजाणु के साथ होता है। तो चलो चलते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, और हर एक बच्चा मेरे लेक्चर को अच्छे समझ जाए ना, मजा आ जाएगा, बायो से प्यार हो जाएगा बच्चा। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इनमें जो है विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। इनमें विभाजन जैसे ही होएगा बच्चा, इनमें जैसे ही विभाजन होता है, तो सोचो इनमें सबसे पहले किसका विभाजन होएगा? मैंने बताया ना, सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। तो केंद्रक का विभाजन होएगा। यहाँ पे कहोगे सर केंद्रक का विभाजन होएगा, यानी यहाँ पे केंद्रक का विभाजन किस प्रकार से होएगा? तो लिख देता हूँ, असमान केंद्रक विभाजन। यानी यहां पे बच्चा विभाजन होता है, तो किस प्रकार से होता है? असमान केंद्रक का विभाजन होता है। भूल मत जाना, असमान केंद्रक का मतलब यह है कि एगो बड़का केंद्रक होएगा, एगो छोटका केंद्रक होएगा। जैसे ये कोशिका है ना, एगो छोटका केंद्रक, एगो बड़का केंद्रक, इस प्रकार से निर्माण होता है। जिनमें से छोटका केंद्रक को बोला जाता है जनन केंद्रक। जनन केंद्रक बोला जाता है, और बड़का केंद्रक को बोला जाता है कायिक
केंद्रक, क्या बोलते हैं, कायिक केंद्रक बोला जाता है बच्चा। ठीक है, इतनी सी बातें आई हो आप लोग को समझ में आई होगी। अब जो है जैसे ही केंद्रक का विभाजन हो जाएगा तो खुद बताओ केंद्रक का विभाजन होने के बाद बच्चों किसका विभाजन होएगा? कहोगे कि सर आप जो है ना कोशिका विभाजन होएगा। अरे बच्चा इतना जो है आप जान जाओगे तो हमको तो मजा आ जाएगा। कोशिका विभाजन होएगा यानी कोशिका विभाजन भी होता है ना बच्चा, तो यहाँ कोशिका विभाजन भी होता है असमान कोशिका कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, यानी असमान कोशिका विभाजन होता है, यानी कोशिका का विभाजन भी जो है असमान होता है, यानी एक छोटा होएगा एक बड़ा होएगा। कुछ इस प्रकार से ये है आपकी कोशिका जिनमें असमान केंद्रक है और जिनमें से ये छोटी कोशिका विभाजन हो गई और ये रहेगी आपकी बड़ी कोशिका हो गई। तो छोटी वाली कोशिका को बोलेंगे, छोटकी कोशिका को बोलेंगे जनन कोशिका, जनन कोशिका। अब बच्चा बड़की कोशिका को बोलते हैं कायिक कोशिका। बहुत इजी है बच्चा, थोड़ा सा समझने की कोशिश, दिमाग लगाइएगा। ये केंद्रक कौन था? कौन सा? जनन केंद्रक। जनन केंद्रक के अंदर की जो कोशिका होएगी जनन कोशिका होएगी। ये कौन सा केंद्रक था बड़ा वाला? कौन सा? कायिक केंद्रक। तो कायिक केंद्रक का जो कोशिका होएगी बच्चा वो क्या होएगा? कायिक कोशिका। सिंपल सी तो बात है बच्चा। यहाँ तक जो है आपको भूल नहीं जाना है। ठीक है, ये भूल मत जाना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की बातें बुढ़ापे तक भूल मत जाना। ठीक है, अब जो है बच्चा ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। इसको हटा देते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बच्चा। अब बताइए ध्यान से मुझे एक बात बताइए, ये कोशिका कौन थी? कौन सा? लघु बीजाणु। कितनी इसमें कितने केंद्रक थे, कितनी कोशिका थी? तो एक केंद्रक था एक कोशिका थी। ठीक है, सिंपल सा। इन्होंने इसमें असमान विभाजन हुआ, असमान केंद्रक का विभाजन हुआ, जिनमें से केंद्रक एक छोटा बना एक बड़का बना। छोटका को जनन केंद्रक, बड़का को कायिक केंद्रक। इतना होने के बाद बच्चा अब हुआ कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन भी जो हुआ था असमान हुआ। तो एक बना छोटकी कोशिका जिसका नाम है जनन कोशिका, एक था बड़की कोशिका जिसका नाम है कायिक कोशिका। ये सिंपल सी बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मैं एक बार रिवाइज फिर से कर दिया। अब जो है फाइनली मुझे एक बात बताओ बच्चा लोग कि ये जो लघु बीजाणु जो कोशिका है यह कितने कोशिकाओं में विभाजित हो गया है? कहोगे सर 2 कोशिका में। ठीक है, यहां तक की जो बातें हैं बच्चा आपको आई होप यहां तक अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब जो है एक बात आप याद रखिएगा, ये है लघु बीजाणु। ठीक है, क्या है? लघु बीजाणु है। पहले एक कोशिका में था, अब ये ही लघु बीजाणु जो है कितनी कोशिका, कितने कोशिकाओं में बट गया है? तो कहोगे सर जी एगो कोशिका, ये है 2 कोशिका, यानी 2 कोश की अवस्था में बट चुका है, जिनमें से छोटका कोशिका के बोला जा रहा है जनन कोशिका, बड़का कोशिका को बोला जा रहा है कायिक कोशिका। अब जैसे ही लघु बीजाणु, क्या बोला? जैसे ही लघु बीजाणु जो है 2 कोश की अवस्था में आ जाता है तब क्या होता है? ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। मेरे एक नोट पॉइंट जो है बच्चा, आप यहाँ पे नोट पॉइंट जो है बना करके लिख सकते हो कि जैसे ही, है ना, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु जैसे ही 2 कोश की अवस्था में, 2 कोशिकीय अवस्था में
में बदल जाता है, बदल जाता है तो टेपिटम, टेपिटम याद है ना बच्चा, ये टेपिटम क्या करता है, ये टेपिटम इन लघु बीजाणु के ऊपर इन दो कोशिकीय लघु बीजाणु के ऊपर, लघु बीजाणु के ऊपर दो आवरण का निर्माण करती है। सिंपल सी बच्चा जो है, मैंने बात बताई, ये बताया कि जैसे ही ये कोशिका, कौन कोशिका, लघु बीजाणु कोशिका, जैसे कोशिका जो है दो कोश की अवस्था में बदल जाता है, जैसे ही दो कोश की अवस्था में बदल जाता है तो जो टेपिटम होता है बच्चा, वो टेपिटम क्या करता है, इन दो कोशिकीय लघु बीजाणु के ऊपर जो है दो आवरण का निर्माण कर देता है। कुछ इस प्रकार से आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं, इसी को भी बना रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोशिका है बच्चा, यहाँ पे ये है कोशिका, है ना, बड़ा बना रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, देखो परागकण है ना, ये है परागकण, सॉरी परागकण नहीं है अभी, ये है, देखो कैसे, ये कोशिका, ये रही आपकी छोटी कोशिका और ये रही आपकी बड़ी कोशिका और बड़ा केंद्रक, नाम जानते ही हैं। इसके ऊपर एक आवरण का निर्माण होता है, एक ये आवरण का निर्माण हुआ। ठीक है, इसके ऊपर एक ये आवरण का निर्माण हुआ। कितना आवरण निर्माण होता है, दो। ठीक है, तो एक हो गया, एक और आवरण का निर्माण होता है इसके ऊपर, इसके ऊपर एक और आवरण का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, एक पहला आवरण और ये जो बना रहा हूं मैं, ये दूसरा आवरण है, ये है दूसरा आवरण बच्चा। तो जैसे ही दो आवरण का निर्माण ये जो किया है, ये जो दो आवरण का जो निर्माण हो रहा है, ये किसने किया, आपको याद होएगा, टेपिटम करवाती है। सारी चीजें कौन करवाती है, टेपिटम। तो अंदर वाले यानी बाहर वाले आवरण को बोला जाता है वाह चोल बोलते हैं, और अंदर वाले को बोलते हैं अंतः चोल बोला जाता है। यानी सिंपल सा मैंने बच्चा बताया कि जैसे ही लघु बीजाणु दो कोश की अवस्था में आ जाता है, तो जैसे दो कोशिका अवस्था में बदल जाता है तो टेपिटम क्या करता है, टेपिटम इनके ऊपर दो आवरण का निर्माण कर देता है, जिनमें से बाहरी आवरण को बाह्य चोल तथा अंदर वाले आवरण को अंतःचोल कहा जाता है। सिंपल से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बाहर वाले को बाह्य चोल और अंदर वाले को अंतःचोल कहा जाता है। थोड़ा यहाँ पे गौर करोगे बच्चा लोग, यहाँ पे गौर करोगे तो मैंने यहाँ पे बाह्य चोल इस भाग पे नहीं बनाया हूँ ना, तो जिस जगह हमने बाह्य चोल को नहीं बनाया, उस जगह को बोला जाता है जनन छिद्र। क्या बोलते हैं, जनन छिद्र। जिस जगह पे बाह्य चोल नहीं होती उस जगह को बोला जाता है जनन छिद्र। ये सिंपल सी बातें आपको आई होप समझ में बच्चा आगे होंगे। ठीक है, इसे बोलते इंटाइन, इसमें इसे बोलते इंटाइन और इसे बोलते हैं एक्जाइन। ठीक है, एक्जाइन बोलते हैं, एक्जाइन। ठीक है, एक्जाइन, EXINE, एक्जाइन बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कहोगे सर बाह्य चोल किससे बना है, तो बाह्य चोल जो है बच्चा बना होता है
पोलेनिन से और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, सॉरी लिपिड से मिलकर बना होता है। लिपिड और स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बना होता है। अब कहोगे सर हम लिपिड जानते हैं, स्पोरोपोलिन क्या होता है? तो बच्चा स्पोरोपोलिन जो होता है यह पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। स्पोरोपोलिन जो है पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो सबसे बाहर वाला तो है ये लेयर जो बना है स्पोरोपोलिन, तो ये कठोर पदार्थ होता है। कैसा होता है? कठोर पदार्थ होता है जो बाहरी आवरण से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अब सिंपल सा कहोगे सर ये अंतःचोल किससे बनी होती है? तो बच्चा ये अंतःचोल जो होता है यह सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सिंपल सा ये चीज है, आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब जो है मैं बच्चा इसको जल्दी से हम रिवाइज करते हैं, 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। देखो ये था लघु बीजाणु। लघु बीजाणु में क्या हुआ बच्चा कि यहाँ से केंद्रक का विभाजन हुआ, में कई बार रिपीट हुआ। सबसे पहले केंद्रक का विभाजन हुआ और केंद्रक का विभाजन असमान केंद्रक विभाजन, जिससे एक छोटी केंद्रक एक बड़ा केंद्रक, छोटे वाले केंद्रक को जन केंद्रक, बड़ा वाला केंद्रक को कायिक केंद्रक बोला गया। और केंद्रक का विभाजन होने के बाद यहाँ पे असमान कोशिका का विभाजन हुआ। और जैसे यहाँ पे असमान कोशिका का विभाजन हुआ तो ये छोटी कोशिका को बोला जाता है जनन कोशिका और बड़ी कोशिका बोला जाता है कायिक कोशिका। और सिंपल सा जैसे ही लघु बीजाणु जो है 2 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है बच्चा, तो क्या होता है टेपिटम क्या करता है, वो टेपिटम जो है इन 2 कोशिकीय लघु बीजाणु के ऊपर 2 आवरण का निर्माण करता है। वो 2 आवरण क्या है बच्चा? एक है वाह्यचोल, ठीक है, जो बना होता है स्पोरोपोलिन से और लिपिड से बना होता है। एक होता है अंतःचोल जो सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बना होता है। और ये पूरी संरचना जो है बच्चा ना, ये पूरी जो संरचना है बच्चा जो मैं यहाँ पे बनाया हूँ, ये पूरी ही संरचना आपका है परागकण। भूल मत जाना, ये है आपका परागकण। और एक बात और याद रखिएगा कि ये परागकण जो होते हैं अलग अलग आकृति में पाए जा सकते हैं। और आज का लेक्चर जो है बस यही तक है। आई होप पूरा लेक्चर आप लोगों को बिंदास तरीके से समझ में आया है। और बिंदास तरीके से समझ में आया है तो इस वीडियो को जो है इस लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मुझे और उत्साह मिले और मैं ऐसे ही बिंदास तरीके से वीडियो बनाता रहूं और आप तक पहुंचाता रहूं, ताकि आपकी स्टडी जो है इस 2023 में अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, तब तक के लिए बच्चा जय हिंद।